respected dignitaries, esteemed members of ICI, and all the viewers. Good afternoon to all of you. I, Kapish Agrawal, Secretary Sikasa Agra, on behalf of Sikasa Agra branch, have a great pleasure to welcome you all in this webinar session on the topic forensic audit. Today, I am pleased to introduce our today's speaker, C. Rachna Phadke ma'am. Now, I request C. Deepika Mittal ma'am, Chairperson Sikasa Agra branch, to deliver the welcome address. Over to Deepika ma'am. थैंक यू कपिश जी, सेक्रेटरी सिकासा आगरा ब्रांच। आज हमारे साथ आगरा ब्रांच के चेयरमैन शरद पालीवाल जी जुड़े हुए हैं। हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर, सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर राकेश अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं। सौरभ सक्सेना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ स्टूडेंट स्पीकर गौरव वाशने और ललित जी जुड़े हुए हैं। साथ में हमारी जो कमेटी अभी नई फॉर्म हुई है 2021 की, उसकी हमारी कमेटी में शिवम अग्रवाल और साक्षी गोयल वीसी और हमारी ट्रेजरर मुस्कान जी जुड़े हुए हैं। और मैं सभी को सिकासा आगरा के बिहाफ पर वेलकम करती हूँ। और ये जो फोरेंसिक ऑडिट का प्रोग्राम है हमारा थोड़ा सा लेट जरूर हुआ है, पर जब हमारे डेलिब्रेशन शुरू होंगे, चाहे वो हमारे स्टूडेंट स्पीकर का के हों या फिर हमारी मैडम के हों, क्योंकि जो आज हमारी हमारी स्पीकर हैं वो भी कोई ऐसी छोटी मोटी स्पीकर नहीं है, वो यूट्यूब चैनल की एक ऐसी सेलिब्रिटी हैं कि उनका आप ये मान के चलिए कि उनके 8 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। और वो उनका फोरेंसिक ऑडिट पर वो मेंबर्स को पढ़ाने आती हैं। वो मतलब हमें पढ़ाने आई थी जब हम लोगों ने फोरेंसिक ऑडिट का सर्टिफिकेट कोर्स किया था। तो आज आप उनको उनके डेलिब्रेशन से बहुत आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। और इसी के साथ मैं अपनी सभी लोगों का एक बार वेलकम करती हूँ। थैंक यू। ओवर टू कपिश जी। Thank you so much, ma'am. Now we have Agra branch chairman C. Sharad Paliwal sir. I would like to request sir to say a few words of wisdom to all. Over to Sharad sir. Thank you, Kapish ji, Secretary Sikasa Agra branch. हमारे साथ जैसा कि दीपिका जी ने बताया, स्टूडेंट स्पीकर में आज हमारे साथ गौरव वाशने जी हैं और ललित जी हैं। उसके अलावा सिकासा की पूरी टीम है और हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर सी राकेश अग्रवाल जी, ट्रेजरर आगरा ब्रांच सौरभ नारायण सक्सेना जी। और इस पूरे प्रोग्राम को बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के लिए दीपिका मैडम, सिकासा चेयरपर्सन आगरा ब्रांच। फॉरेंसिक ऑडिट एक बहुत ही उभरता हुआ कैरियर है। तो पहले तो मैडम को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि वो बच्चों के लिए बहुत ही इस कोविड के समय में और वो प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर रही हैं और टॉपिक्स भी ऐसे लेके आ रही हैं जो बच्चे उनको अपना एक कैरियर ऑप्शन के रूप में फ्यूचर के लिए देख सकते हैं। और स्पीकर भी जैसा कि अभी बताया जो रचना मैडम ज्वाइन करेंगी, तो स्पीकर भी हम इस BCM मोड को, जो ये वर्चुअल मोड है हमारा, इसको हम एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लें। ऐसे स्पीकर्स को लाइव वेबिनार में बुलाना अपने आप में एक बहुत ही कब से मैडम प्रयास कर रही होंगी, तब जाके उनसे टाइम मिला होगा और आज ये हो पा रहा है। तो सभी स्टूडेंट्स से मेरा यही रिक्वेस्ट कहूँगा मैं कि कोई भी प्रोग्राम अगर सर्कुलेट होता है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें। हालांकि आज हो सकता है कि कुछ बच्चे YouTube चैनल पे भी ज्वाइन करने के लिए देख रहे हो, तो इस वजह से भी अभी अटेंडीज कम हो। बाकी एग्ज़ाम्स का भी अभी जैसा चल रहा है वो भी जानकारियाँ ब्रांच से माध्यम से जाती रहती हैं, तो उसमें भी किसी भी तरीके से कहीं भी डिप्रेशन में आने की ज़रूरत नहीं है। सारे समय परिस्थितियों के हिसाब से चीज़ें रहती हैं और हमें केवल अपने लक्ष्य पे, अपने गोल पे ध्यान रखना है। और आज के इस प्रोग्राम के सक्सेस के लिए मेरी बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. Now we have C. Rakesh Agrawal sir, senior executive member, Sikasa Agra branch. I humbly request sir to address our views by his words. Over to Rakesh sir. Please on this webinar, and I think Sikasa की ये first webinar है, क्यों दीपिका जी? फर्स्ट वेबिनार है, तो आपका म्यूट हो गया है।
Yes, I congratulate the whole Sikasa team for organizing this first webinar with such a vibrant topic, which is forensic audit. Friends, definitely जो forensic audit है, जैसा कि अभी शरद जी ने भी बोला कि एक फ्यूचर टॉपिक है, एक फ्यूचर अपॉर्चुनिटी है, जो कि हमारे जो नए मेंबर्स हैं या फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनके लिए वर्क करेगी और उनकी जो लाइफ में एक नई रोशनी है, नई दिशा देगी। फॉरेंसिक ऑडिट, जैसा कि अभी गौरव जी और जो दूसरे स्पीकर हैं वो बताएंगे कि फॉरेंसिक ऑडिट क्या है या इसके क्या चैलेंजेस हैं, क्या इश्यूज हैं। हालांकि जैसा कि हमें सीए किए हुए 22 इयर्स हो गए, तो डेफिनेटली कि ये हमारे करियर के दौरान फॉरेंसिक ऑडिट नाम की कोई चीज नहीं थी, लेकिन क्योंकि प्रोफेशन डेली चेंज होता है, डेली इसमें अपग्रेडेशन होते हैं, एंड वी आर स्टिल स्टूडेंट्स, तो हम जो है अभी भी सीख रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं फॉरेंसिक ऑडिट क्या है। और जैसा कि मुझे थोड़ा सा लगता है कि फॉरेंसिक ऑडिट इज मोर अ इन्वेस्टिगेटिंग प्रोसेस रादर द ऑडिट प्रोसेस। तो ये एक सेंस ऑफ इन्वेस्टिगेशन है जो कि कोर्ट ऑफ लॉज में भी रिक्वायर्ड होता है, और जो कि अगर कोई स्पेसिफिक पॉइंट पर कहीं फ्रॉड डिटेक्ट होता है या कोई फ्रॉड के जो इश्यूज हैं वो हमें कहीं देखने हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो इन फॉरेंसिक ऑडिट है वो बहुत सारी अथॉरिटीज सजेस्ट करती हैं, जैसे चाहे वो सेबी हो, चाहे वो बैंकिंग अथॉरिटीज हों, चाहे वो टैक्सेशन अथॉरिटीज हों, तो बहुत सारी अथॉरिटीज इन केस ऑफ नीड दिस सजेस्ट फॉर द एडवाइस फॉर द फॉरेंसिक ऑडिट। और जहां तक ऑडिट का सवाल है, मेरे हिसाब से ऑडिट नॉर्मल कोर्स में जो एक ट्रू एंड फेयर व्यू को हम लोग ओपाइन करने के लिए, ओपिनियन देने के लिए हम लोग नॉर्मल कोर्स में ऑडिट करते हैं, बट जो फॉरेंसिक ऑडिट है वो फॉरेंसिक ऑडिट एक स्पेसिफिक प्रोसेस है, एक स्पेसिफिक असाइनमेंट है जो कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिविटीज के साथ हमें देखने को मिलती है। बाकी डेफिनेटली जो ये टॉपिक रखा है दीपिका जी ने, रियली इट्स वेरी रिलेवेंट, और जो स्टूडेंट्स हैं उनके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं सभी स्टूडेंट्स को, सभी पार्टिसिपेंट्स को वेलकम करूंगा, और जो स्पेशली स्टूडेंट स्पीकर हैं, आई विल अप्रिशिएट देम कि दे हैव कम फॉरवर्ड टू पुट देयर व्यूज बिफोर द दिस वेबिनार, and definitely I congratulate them, and apart from this I just encourage them for their best part of presentation. Thank you very much. Thank you so much, sir. Network issue. Next, we have CS Saurav Narayan Saxena, sir, Treasurer, Agra branch. I would like to request Saurav, sir, to do words of wisdom to all. Over to Saurav, sir. Respected ma'am, respected Sharad sir, Rakesh sir, and all the new committee members and my dear students, आज आप लोगों के सामने मुझे तकरीबन 6 महीने हो गए। हमने अपना लास्ट प्रोग्राम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 30 दिसंबर को करा था लास्ट, एंड मेरे हिसाब से उसके बाद मैं आप लोगों से अब मिल पा रहा हूँ। और इन 2-3-4 महीनों में इतना फर्क आ गया कि हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि हम लोग ऐसे एक वेबिनार के थ्रू आप लोगों से बात कर पाएंगे। पर यही है कि मजबूरी आपको बहुत सारी चीजों का नया इनोवेशन करने को देती है। आप में से जो भी पार्टिसिपेंट में देख पा रहा हूँ जो इस बार की कमेटी के अंदर अपॉइंट हुए हैं, मैं देख पा रहा था कि साक्षी गोयल वाइस चेयरमैन, सेक्रेटरी कपिश अग्रवाल, ज्वाइंट सेक्रेटरी शिवम, ट्रेजरर मुस्कान, ललित, मैं ऑलमोस्ट इन सबके संग काम कर चुका हूँ। मतलब अगर मैं गलत नहीं हूँ तो गौरव भी कई सेमिनार के अंदर स्पीकर, और साक्षी ने जो अभी हमारी स्टूडेंट की जो अभी सेमिनार हुई थी उसके अंदर बहुत अच्छा पार्टिसिपेंट किया। तो ऑलमोस्ट आप लोगों के सबके संग में काम कर चुका हूँ, और मेरे लिए वो 1 साल बहुत अच्छा अनुभव था आप लोगों के संग काम करने का, कि आप लोगों से भी बहुत कुछ सीखा मैंने कि किस तरीके से आप लोग मैनेज करते हैं चीजों को। और यहाँ मैम जो इस समय नई सिकासा चेयरपर्सन है, आई थिंक वो बहुत इनोवेटिव चीजें लेके आ रही हैं। ड्यूरिंग द लॉकडाउन मैंने उस समय के सेक्रेटरी सुलभ से भी कहा था कि मैम ने कुछ एक कुकरी क्लासेस, बच्चे कुछ कुकिंग का कर रहे थे, कुछ बच्चे ड्राइंग पेंटिंग कर रहे थे, कुछ गाना गा रहे थे, कुछ पोएम कर रहे थे। तो बहुत इनोवेटिव है, आप लोगों को उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब मैं आता हूँ आज के टॉपिक पे। आज आपका टॉपिक है फॉरेंसिक ऑडिट का, और अच्छी बात यह है कि जो मैम आपका टॉपिक ले रही है हमने भी उनसे ही क्लास ली है,
मतलब हमारे फॉरेंसिक ऑडिट के दौरान मैम उनमें से वन ऑफ द फैकल्टी थी, और साथ में मैम बहुत अच्छी सिंगर भी हैं। अगर शरद सर शायद हमारे संग क्लास में थे, शरद सर अगर मैं गलत नहीं था, आप क्लास में थे ना? नहीं, फॉरेंसिक में नहीं था मैं। अच्छा, आप नहीं थे, तो दीपिका मैम थी आई थॉट। तो मैम एक बहुत अच्छी सिंगर भी हैं, और मैम की समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। तो आज आपको लगेगा कि हाँ, आज आप लोगों ने काफी अच्छा गेन किया, और मैं कंग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ नई सिकासा टीम को कि जो बैटन हम लोगों ने आपको दी है, आप उसे और आगे लेके जाओ। अभी सेकंड आए, आप इसको कोशिश करो कि फर्स्ट लेके आओ अगली बार, और अच्छा काम करो। आपका एग्जाम आने वाले हैं, जिन लोगों ने भी ऑप्ट इन करा हुआ है, मेरी तरफ से उनको ऑल द बेस्ट। तैयारी करो, घर में सेफ रहें, अच्छे रहें। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you so much, sir. I would like to request Sakshi Goyal, Vice Chairman of Sakra, to take the proceedings further. Over to Sakshi. Thank you, Kapil. Moving further, as we all know that with the expected growth over the next several years, areas like forensic audit remain support the key niche areas and will provide both the career and business opportunities ahead. So the wait is over. We have our star speaker of the day, C. Rachna Ranade, ma'am. Welcome, ma'am. Thank you, Sakshi. Now I request Muskan Agarwal to introduce our speaker of the day, Rachna ma'am. Over to Muskan. A very good afternoon, ma'am. Good afternoon. Rachna ma'am, Chartered Accountant, Bachelor in Commerce, BCom, Postgraduate Diploma in Business Management, PGDMB, Master in Business Studies, MBS. MBS has a total work experience of almost 9 years in the field of auditing. And thus, she has very good practical knowledge about the subject audit. CA Rachna ma'am is also affiliated with ICAI as a faculty for course on forensic auditing and fraud detection. She is a certified resource person of SEBI. Along with that, she has also certified by the Gujarat Forensic Science University in the field of forensic auditing. She has given sessions on forensic auditing to ICAI members across more than 20 cities. She has taken over investor awareness session on behalf of Security Exchange Board of India at more than 50 organizations. She has conducted finance for non-finance workshop at various organizations, including few MNCs. Rachna ma'am has served reputed and leading organizations like Oracle Finacle Services Software Limited, Birla Sun Life Mutual Fund, Bank of Baroda, Pioneer Mutual Fund, etc., including our institute too. She has taught more than 7,000 students in a short teaching span of 6 years. She believes in the word and not or, and in balancing curricular and extracurricular activities, because of which she has cleared CA exam in his first attempt. She is also a Sangeet Visharad with distinction. She has also a part of Rehemia, a music band which has performed several music shows throughout India. She has also performed in the music concert Jeho with Mr. A.R. Rahman. She is very popular among CA students as her lectures are run across 25 cities in India. She has created a YouTube channel and provide knowledge free of cost on that platform. On her YouTube channel is growing exponentially with our latest subscriber count is almost 800 lakh subscribers. Thank you, ma'am. Now I would like to request CA Rachna Ranade ma'am to start deliberation. थैंक यू मुस्कान, मुझे टेंशन आ गया इतना तुमने बताया उसके बाद। मैम आप हो ही इतने अच्छे। ठीक है मैम, मैं यहाँ से मेरा स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ, राइट? हाँ। अच्छा, मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है अच्छे से, प्रॉपर्ली? यस, बिल्कुल दिखाई दे रहा है मैम, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ठीक है, Thank you. एक मिनट। जी, परफेक्ट। चलो, सो आज एक बहुत हाई लेवल कुछ करना नहीं, अपने को एक बेसिक मैंने सोचा कि स्टूडेंट्स को एक फॉरेंसिक ऑडिट क्या होता है इसके बारे में एक इंट्रोडक्टरी तो पता होना चाहिए, क्योंकि इफ यू नो दिस कि अभी सीए फाइनल में
फॉरेंसिक ऑडिट के ऊपर एक छोटा सा इन्होंने चैप्टर भी ऐड कर दिया ऑडिटिंग के सिलेबस में। इनफैक्ट CS में, मैं CA में नहीं बोल रही हूँ, बट CS में तो उन्होंने एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी डाल दिया है पूरा फॉरेंसिक ऑडिटिंग का। So I feel कि that shows us that how the professional institutes are actually giving much more importance to this line of auditing. तो forensic auditing and forensic accounting यही से अपन चालू करेंगे, because कई बार होता है ऐसे, including अपना FAFD कोर्स जो इंस्टीट्यूट रन करती है, forensic audit and fraud detection, तो कई मेंबर्स के साथ ऐसे भी डिस्कशन हुआ मेरा कि पूरा कोर्स खत्म हो गया, कोर्स खत्म होने के बाद मुझे पूछते कि ये फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड फ्रॉड डिटेक्शन है या फॉरेंसिक ऑडिटिंग एंड फ्रॉड डिटेक्शन है, ठीक है। तो पूरा कोर्स खत्म हो जाता है एंड फिर फुल फॉर्म में अटके पड़े। तो जनरली मैं बता रही हूँ कि हम कभी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग इसको हम कभी मिक्स नहीं करते, दोनों भी कंप्लीटली अलग बात है। हम बोलेंगे कि अकाउंटिंग पहले चालू होता है, खत्म होता है, उसके बाद अपन ऑडिट चालू करते हैं। बट अगर मैं उसको प्रीफिक्स लगा देती हूँ अकाउंटिंग फॉरेंसिक का, ठीक है, अभी आ गया फॉरेंसिक अकाउंटिंग वर्सेस फॉरेंसिक ऑडिटिंग, एज अ टर्म देखो इसको, सिर्फ अकाउंटिंग ऑडिटिंग अलग से नहीं देखना है, फॉरेंसिक अकाउंटिंग वर्सेस फॉरेंसिक ऑडिटिंग बोल रही हूँ मैं अभी। तो ये दो टर्म्स, बिलीव इट और नॉट, बट इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं, ठीक है। अब ये क्यों इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं अपन, ठीक है। सबसे पहले अगर मैंने आपको पूछा कि आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके जाती हूँ, 11th स्टैंडर्ड में लेके जाती हूँ थोड़ा, तो आपको अकाउंटिंग का डेफिनेशन याद है? कोई बोल सकता है अनम्यूट करके, क्या अकाउंटिंग का डेफिनेशन पढ़ा था आपने? थोड़ा सा भी अगर उसमें से कुछ याद है तो। अरे सब अपने ही लोग हैं, शर्माओ मत। बोलो कपिश। है, उसने गलती से अनम्यूट किया शायद। अच्छा ठीक है, कोई किसी को याद नहीं है, चलो मैं बोल देती हूँ, डोंट वरी। तो हमने बोला था कि अकाउंटिंग की एग्जैक्ट डेफिनेशन भी नहीं याद है, ओके। ऐसे कुछ याद है कि अकाउंटिंग इज नथिंग बट रिकॉर्डिंग डेटा, देन क्लासिफाइंग डेटा, समराइजिंग डेटा, एनालाइजिंग डेटा, ऐसे कुछ तो आता था। तो सबसे पहले देखो अपन क्या करते थे, रिकॉर्डिंग करते थे। रिकॉर्ड कहाँ पे करेंगे? जर्नल में करेंगे। फिर अपन इसको क्लासिफाई करते थे अलग अलग लेजर्स में। फिर अपन इसको एक समराइज करते थे ट्रायल बैलेंस में या फिर बैलेंस शीट P&L में उसके बाद। एंड देन लास्ट वर्ड क्या बोला मैंने? एनालाइज करते थे, ठीक है। तो ये जो एनालिसिस का जो पार्ट आता है, ये अकाउंटेंट ज्यादा करता है या ऑडिटर ज्यादा करता है? आपको अभी यस नो में तो आंसर दे दो। चलो, अकाउंटेंट ज्यादा एनालिसिस में रहेगा इन्वॉल्व या ऑडिटर ज्यादा एनालिसिस में इन्वॉल्व रहेगा? मैम ऑडिटर। ऑडिटर, करेक्ट, डेफिनेटली। सो ऑडिटर एनालिसिस में ज्यादा इन्वॉल्व होने वाला है। सो अब मैं जब फॉरेंसिक अकाउंटिंग बोल रही हूँ तो यहाँ पे अकाउंटिंग वाला रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, क्लासिफाइंग ये वाला आ रहा है? ये वाला जो अकाउंटिंग आपको दिख रहा है, ये अकाउंटिंग, समराइजिंग, क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग वाला है या एनालाइजिंग वाला एस्पेक्ट यहाँ पे ज्यादा आ रहा है? व्हाट डू यू फील? एनालाइजिंग, करेक्ट, यहाँ पे आ रहा है वर्ड एनालाइजिंग वाला, ये वाला अकाउंटिंग ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए जब भी मैं ये टर्म साथ साथ यूज कर रही हूँ, फॉरेंसिक अकाउंटिंग, तो इसका पूरा फोकस है एनालिसिस के ऊपर, ठीक है। अब ये प्री फ्रॉड एनालिसिस भी हो सकता है या फिर पोस्टमार्टम टाइप भी हो सकता है, दोनों पे पैटर्न में चला सकता है। जैसे अगर किसी को कुछ शक हो रहा है कि यार कोई बैंक है, बैंक में कई ज्यादा एडवांसेस एक स्पेसिफिक बोरोवर को दिए जा रहे हैं, तो एक ही बोरोवर को क्यों भाई इतना फेवर किया जा रहा है? किसी को कुछ अगर मान के चलो कोई टिप मिल जाता है किसी से कि समथिंग इज हैपनिंग, तो ये भी फॉरेंसिक ऑडिट में चला जा सकता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि अपने बॉलीवुड मूवीज जैसे होना चाहिए कि पूरा खून वून हो गया उसके बाद पुलिस आ जाती है एंड फिर बोल दिया क्या हो गया क्या हो गया। सो वैसे जरूरत नहीं है, ऐसे भी हो सकता है। इट्स अ प्री फ्रॉड सिनारियो और इट कुड आल्सो बी अ पोस्ट फ्रॉड सिनारियो, ठीक है। सो ये हो गया आपका एक बेसिक डिफरेंस। ऐसे नहीं होना चाहिए पूरा सेशन खत्म हो गया उसके बाद फॉरेंसिक ऑडिट वर्सेस फॉरेंसिक अकाउंटिंग पता नहीं, इसलिए मैंने सबसे पहले यही एक बात मैंने कहा सबसे पहले क्लैरिफाई कर दी, ठीक है। Now if this is clear, I think we can move on to the next part as to the meaning of forensic accounting या फिर forensic auditing। इसमें हम बोलते हैं forensic, ये जो वर्ड है शायद पहली बार सुन रहे हैं अपन। So forensic का मेन पॉइंट क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ कि forensic ये जो डेफिनेशन आता है, it's application of your scientific knowledge to legal problems and legal proceedings, ठीक है। एंड इसका और एक आगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ये होता है कि एनीथिंग विच कैन बी यूज्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ओके, अब ये क्या है मैं आपको एक सिंप्लीफाइड वर्ड्स में बता देती हूँ, पूरा डेफिनेशन तो अपने को पढ़ना नहीं है। फॉरेंसिक की वर्ड का इंपॉर्टेंस कहाँ पे आता है थोड़ा सा ध्यान से समझ लो। जब भी आप ऑडिट करते हो, अच्छा आप में से ऐसे कोई है कि जिनकी आर्टिकलशिप अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुई है?
No. नहीं, सभी की आर्टिकलशिप तो स्टार्ट हो रखी होगी ना? Yes, ma'am. ओके, परफेक्ट। तो आप खुद ने भी कई सारे ऑडिट्स किए रहेंगे, तो एक नॉर्मल ऑडिट करते वक्त आप कई सारे एविडेंसेस भी जमा कर लेते हो, तो क्या हर एक एविडेंस एज एन ऑडिटर हम सही मानते हैं, या हम हर एक ऑडिट एविडेंस को पहले सफिशिएंट है कि नहीं है, अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, सबसे पहले चेक करते हैं? आप अनम्यूटेड ही रखो, आप यस नो बोलते रहोगे तो मुझे समझ में आएगा कि आप सोए हो या जागे हुए हो। सब सुन रहे हैं आपको। मैम सब सुन रहे हैं। Yes, ma'am. All are waiting for you. ठीक है। सो आप ऑब्वियसली आपने ये इंटरमीडिएट में भी पढ़ा होगा कि आप सफिशिएंट एविडेंस है कि नहीं है, अप्रोप्रिएट एविडेंस है कि नहीं है, ये सब आप पहले देखते हो एंड देन ओनली यू डॉक्यूमेंट इट इन आवर ऑडिट फाइल। ठीक है, ऑडिट फाइल में तो चलो डॉक्यूमेंट भी हो गया, लेकिन क्या जरूरी है कि ये कोर्ट ऑफ लॉ में अलाउ होगा? हर एक एविडेंस शायद कोर्ट ऑफ लॉ में अलाउ नहीं हो सकता है। ओके, आई विल गिव एन एग्जांपल। ये थोड़ा सा फिल्मी वाला एग्जांपल है, बट मान के चलो कहीं कुछ आपको एविडेंस मिल गया जो शायद किसी पत्थर पे है, यू नो, इट कुड बी एनीथिंग, बट पत्थर पे लिखा हुआ है कुछ। तो आप जब भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स पे जाते हैं देखने के लिए, तो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स पे क्या क्या होता है आपको पता है, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। क्या क्या ड्राइंग्स बनाई रहती है, क्या होता है, क्या वो एज एन एविडेंस माना जा सकता है क्या? व्हाट डू यू फील? पत्थर पे कुछ तो लिखा है, क्या मैं उसको एविडेंस करके ट्रीट कर सकती हूँ क्या? अच्छा, अतिशय सेज नो, और किसी को लगता है यस नो में? No. नहीं लगता है, ठीक है। चलो, अभी इसी के लिए अपना काम आता है अलग अलग एक्ट्स, जिसमें अपना एक आता है इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट बोलता है कि किसी भी मटेरियल के ऊपर अगर कुछ आपको मिलता है तो दैट कैन बी ट्रीटेड एज अ रिटन डॉक्यूमेंट, दैट कैन बी ट्रीटेड एज एन एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ आल्सो। सो जरूरी नहीं कि कोई कागज पे लिखा हो तो ही एविडेंस, एंड कागज पे ना लिखा हो तो एविडेंस नहीं है, ऐसे नहीं माना जाता है। तो ये किसी भी मटेरियल पे लिखा हुआ होना चाहिए, तब हम इसको एविडेंस मान सकते हैं। ध्यान में आ रहा है? पेपर वर्सेस मटेरियल में भी फर्क है। इट्स नॉट नेसेसरी दैट इट हैज टू बी रिटन ऑन द पेपर। ये कहीं और किसी टेबल पे लिखा हुआ है, दीवार पे लिखा हुआ है, किसी पत्थर पे लिखा हुआ है, तो भी ये मटेरियल पे आ गया ये, तो ये इसको हम एविडेंस अलाउ करते हैं एज पर द इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, अब कोई चीजें ऐसी होती है कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट के हिसाब से थोड़ा सा गड़बड़ भी हो सकता है। ओके, अतिशय सेज, बट हाउ ऑथेंटिसिटी ऑफ द सेम कैन बी वेरीफाइड? डेफिनेटली अतिशय, अभी ऑथेंटिसिटी है कि नहीं है, ये एज एन ऑडिटर आपने सीए इंटरमीडिएट से भी पढ़ा होगा दैट वी हैव टू यूज प्रोफेशनल जजमेंट। करेक्ट, ऑडिटर को अपना एक जजमेंट यूज करना होता है कि क्या ये जो मुझे एविडेंस मिला है ये मुझे जेन्युइन लगता है कि नहीं, कहीं फोर्ज तो नहीं लग रहा है ना। ये मैंने एज एन ऑडिटर तो डेफिनेटली वेरीफाई करना ही चाहिए, एंड अगर भी मुझे जेन्युइन लगता है तो इज दैट द फाइनल वर्डिक्ट? नो। तो जब ये कोर्ट में प्रेजेंट होगा ये केस, तो फाइनली ऑब्वियसली जज विल टेक अ कॉल कि ये उसको ऑथेंटिक लगता है या नहीं लगता है। ठीक है, बट फर्स्ट लेवल फिल्ट्रेशन शुड बी डन एट द ऑडिटर्स एंड, राइट? अब और एक आपको एग्जांपल बताती हूँ। अच्छा, एनीवन वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन? किसी ने शायद अनम्यूट किया, नहीं, ठीक है, ओके। अभी आगे जाके आपको और एक मजेदार केस स्टडी आपको बताती हूँ कि मैं जब मेरा पहला फॉरेंसिक ऑडिट कर रही थी, तब मैं एक ट्रस्ट के लिए एक फॉरेंसिक ऑडिट कर रही थी, एंड जिसमें मैं एक्सपेंसेस चेक कर रही थी। एक्सपेंसेस फॉर अबाउट द केटरिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, उन्होंने एक ट्रस्ट ने क्या बोलते हैं आप, ट्राइबल अपलिफ्टमेंट के लिए उन्होंने एक सेशन रखा था। ठीक है, ट्राइबल अपलिफ्टमेंट स्पेशली फॉर वुमेन, कि उनको कोई हैंडीक्राफ्ट वगैरह कैसे करके सेल करके ये सब दे कैन अर्न सम मनी, इसके लिए एक पूरा वर्कशॉप था। 2.5 दिन का वर्कशॉप था। 2.5 दिन के वर्कशॉप का मैं एक्सपेंसेस चेक कर रही थी। अब जब मैं केटरिंग एक्सपेंसेस चेक कर रही थी तो उसमें क्या क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनो भी। उसमें 3 दिन का ब्रेकफास्ट लगा हुआ है, 3 दिन का लंच का एक्सपेंसेस लगा हुआ है, और 3 दिन का डिनर लगा हुआ है एक्सपेंसेस में। ठीक है, आपको सही लग रहा है या गलत लग रहा है? मैम गलत है। गलत लग रहा है, क्यों गलत लग रहा है? 7 दिन का होना चाहिए ये तो। हाँ, कुछ तो एक मिसिंग होना चाहिए ना, आइदर ब्रेकफास्ट मिसिंग हो हाँ। या फिर
डिनर तो मिसिंग हो, कुछ ना कुछ तो आइदर और मिसिंग होना चाहिए था। इसका मतलब ही कहीं ना कहीं जो केटरर है वो केटरर अपने को एक्सेस बिलिंग कर रहा है, और ये एक्सेस बिलिंग होने के बावजूद भी कैशियर ने इसका पेमेंट निकाला था। ठीक है, अब मी एज अ फॉरेंसिक ऑडिटर, क्या मुझे सिर्फ कैशियर पे शक आना चाहिए, या कैशियर पे और ये बंदा जिसने बिल रेज किया दोनों पे भी शक आएगा? दोनों भी आएगा मैम। दोनों पे भी शक आएगा। ठीक है, अब दोनों के ऊपर तो शक है, इसीलिए मैंने बोला कि चलो सबसे एकदम बेसिक से चालू करते। तो बेसिक से चालू करने के लिए मैंने बोला यार इस केटरर को अपॉइंट किसने किया? किसी ने तो अपॉइंट किया रहेगा उसको। तो अपॉइंट करने के लिए कुछ प्रोसेस होता है, एनीवन नोज दैट, कि मेरे को ये अच्छा लगा केटरर, मैंने उसको अपॉइंट कर दिया, बस ऐसे कुछ होता है? कैसे डिसाइड करते हो? मैम कोटेशंस वगैरह की कौन मतलब सही, कौन रीजनेबली हमको दे रहा है, कैसे दे रहा है, या बढ़िया, कुछ जान पहचान वगैरह। करेक्ट करेक्ट। सो जनरली कोटेशंस, सॉरी टेंडर्स, allotors. टेंडर्स, अच्छा ठीक है, टेंडर्स जनरली ये वर्ड यूज होता है बहुत बड़ी चीजों के लिए। ठीक है, छोटी चीजों के लिए जैसे अगर अपन केटरिंग वगैरह बोल रहे हैं तो इसके लिए जनरली कोटेशन वर्ड यूज होता है। ठीक है, तो कोटेशन मंगाए गए, मैंने कहा चलो जितने भी कोटेशंस आपने मांगे थे बताओ मुझे, तो 3 कोटेशंस उन्होंने मुझे बताया। परफेक्ट, यस, अब दिख रहा है ना सबको, ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? यस यस यस, परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है, अभी ये मैं माउस से ड्रॉ कर रही हूँ तो एक्सक्यूज मी फॉर द ड्राइंग, जो कुछ भी है आप अभी समझ लो उतना दिल से। ठीक है, अब यू कैन इमेजिन समथिंग लाइक दिस कि ये ऐसे मैंने कोटेशंस मंगाए इस पार्टी से, और ये 3 कोटेशंस इन्होंने मुझे दे दिए थे। ठीक है, यहाँ पे सप्लायर का नाम लिखा हुआ है जो कुछ भी है, फिर सप्लायर के जनरल कॉन्टेक्ट डिटेल्स है, मोबाइल नंबर वगैरह जो कुछ भी है लिखना है वो लिखा हुआ है। यहाँ पे बीच में पूरा आपका डिटेल्स आ गया कि कौन सा मटेरियल के कौन से डिश के लिए कितना कितना पैसा लगेगा, क्या लगेगा, इसका पूरा कोटेशन इन्होंने बता दिया। ठीक है, ये डिश के लिए इतना चार्ज करेंगे, वॉट एवर सेम यहाँ पे भी। एंड एकदम एंड में जनरली सॉरी अभी वो सो एंड में अच्छा बढ़िया, फिर मेरा नॉर्मल पेन किधर चला गया यार? कौन मेरे को हेल्प कर रहा था अभी? पेन किधर, कहाँ से लाऊं मैं मेरा पेन वापस? ठीक है चलो छोड़ो, ऐसे ही मैनेज कर लेती हूँ मैं। तो यहाँ पे जो कुछ भी लिखा हुआ है, यहाँ पे जो कुछ भी लिखा हुआ है, एंड में यहाँ पे जो कुछ भी सिग्नेचर कर दिया इधर। सो यू कैन इमेजिन ऐसे 3 कोटेशन आपको मिले हुए हैं। आपको इस कोटेशन के बारे में कुछ बोलना है क्या? भले इसमें कुछ लिखा नहीं तो भी आपको कुछ आपको कमेंट करना है क्या इसके ऊपर, कोटेशन के ऊपर? अभी तक तो सब नॉर्मल ही लग रहा है। अभी तक सब नॉर्मल लग रहा है। ओके, एनीवन एल्स? मैम सेम है पूरा भी। सेम है पूरा भी, एग्जैक्टली। तीनों भी कोटेशंस में अगर आप देखेंगे तो फॉर्मेट ऑफ द कोटेशन इटसेल्फ इज सेम। ठीक है ना, अगर ये 3 टोटली अलग अलग सप्लायर से आ रहा है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो चेंज होता था यार। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब जो मैंने एक्चुअल कोटेशन देखा था इसमें तो फॉन्ट टाइप भी सेम ही था, एक जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया है वो बिल्कुल सेम था। मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ लग रहा है, तीनों बहुत ही सिमिलर लग रहा है। तो मैंने क्या किया, चलो एक एज अ कस्टमर हम इनको फोन लगा के देखते हैं। मेरे अंदर वो जेम्स बॉन्ड एकदम आ गया ऐसे। मैंने कहा चलो अभी मस्त अपन एक फोन रिकॉर्डिंग वाला ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं एंड हम इनको फोन करना चालू करेंगे। तो आई कॉल्ड, यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ था, तो मैंने इस कॉन्टैक्ट नंबर पे जो लिखा हुआ था इनको मैंने कॉल किया। एक लेडी ने फोन उठाया था, मैंने उनको काफी सारी डिटेल्स पूछना चालू किया, ये कैसे होता है, क्या होता है, काफी सारी चीजें उन्होंने मुझे बता भी दी। बट टुवर्ड्स द एंड मैंने बोला देखो मैं कैश में पेमेंट करूंगी तो आप कुछ डिस्काउंट देंगे क्या? तो वो बोली कि मैडम हमको ऐसे कुछ परमिशन नहीं है कैश के बारे में वगैरह बोलने के लिए, मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है। मैंने कहा फिर जीएसटी का क्या होगा, कैसे होगा, काफी मैंने इन डेप्थ जाने की कोशिश की। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वो बोली कि मैडम ये इतना तो मेरे को नहीं पता है, मैं आपको मेरे सर का नंबर दे देती हूँ, आप उनसे बात कर लो एंड फाइनलाइज कर लो चीजें। अब ये सर का नंबर जो दिया उन्होंने तो क्या मजाक किया था पता है क्या आपको? जो सर का नंबर था ना वो इस कोटेशन पे मेरे को इधर मिल गया। तो इसकी बॉस का जो नंबर था वो मुझे दूसरे कोटेशन पे इधर मिल गया। अब इससे क्या साबित होता है बोलो? मैम सेम पार्टी के नहीं 3 कोटेशन भेज दिए थे अलग अलग नाम से फोर्स कर। वन एंड द सेम पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पार्टी तो वही है, बस कोटेशंस 3 अलग अलग डाल के भेज दिए।
सो ये कभी कभी क्या होता है, चलो आपको फुलफिल करना है ना, आपका जो एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि भाई 3 पार्टी से कोटेशन लाना है, मतलब लाना है, खत्म बात। तो आपका वो टिक मार्क क्या क्या, चलो आ गया टिक मार्क, लेकिन मंगाया किसी तो सेम पार्टी से ही मंगाए थे, ठीक है। Yes. अब जब ये दूसरे बंदे को मैंने फोन किया तब ये सब, इट वाज अ वेरी क्लियर थिंग कि ये हुआ है। अब सवाल में नहीं आता है कि ये फोन रिकॉर्डिंग तो मेरे पास था। Who can tell me, can this act as an evidence in the court of law or not? ये जो फोन रिकॉर्डिंग है, can that act as an evidence in the court of law or not? Yes, it can be taken as an evidence as per the Information Technology Act of the country. अच्छा ठीक है, ओके, सही गलत नहीं बोल रही हूँ अभी, सिर्फ ओके बोल रही हूँ मैं। It is only my what I feel a prima facie opinion. प्राइमा फेसी ओपन, ओके नहीं, ठीक है। और कोई क्या लगता है? मैम बट वो मटेरियल जो आपने बोला था वो मतलब फोन रिकॉर्डिंग में वो मटेरियल थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है। ओके ठीक है, अच्छा आई टेल यू द करेक्ट आंसर नाउ। ये डायरेक्टली एज एन एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ नहीं जा सकता है। क्यों बताती हूँ मैं आपको, ओके। इन अपना जो एविडेंस एक्ट है वो बहुत क्लियरली बोलता है कि जब भी आपको एक फोन रिकॉर्डिंग एज एन एविडेंस यूज करना है तो आपको नंबर 1, जब भी फोन रिकॉर्डिंग आप कर रहे हो तो यू हैव टू टेल द इंटेंशन ऑफ द फोन कॉल बिफोर यू स्टार्ट द रिकॉर्डिंग। ओके, आपको कुछ अभी कोई एग्जांपल समझ में आ रहा है? ऐसे कहीं पे कुछ बताया जाता है कि हम ये क्यों कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऐसे कहीं पे सुना है आपने? Yes, ma'am. When we talk about to customer care, then we say this call can be recorded for quality and monitoring purpose. करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सही है, अभी आप सब बोल रहे हो इसका करेक्ट आंसर। तो ये क्यों बोला जाता है? क्योंकि आगे अगर कुछ जाके उनके अगेंस्ट कुछ अगर केस वेस लग जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो दिस कैन एक्ट एज एन एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ आल्सो, ठीक है। प्लस इसमें और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट आ जाता है कि जब भी अगर कोई फोन कॉल आप एज एन एविडेंस ले रहे हो तो प्रेफरेबली ऐसे होता है कि ये फोन बीच में कटना नहीं चाहिए, क्योंकि अदरवाइज क्या हो सकता है कि कटा हुआ कॉल है तो बोल सकते हैं जानबूझ के टेम्पर किया एविडेंस को, ठीक है ना। तो जनरली बोला जाता है कि ये सिंगल शॉट कॉल होना चाहिए, एंड सेकंड वन इज इसमें इसका पर्पस भी दिया होना चाहिए। अगर आपको ये सब चीजें समझ में आई है तब आपको अभी ये वर्ड फॉरेंसिक इतना क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझ में आया होगा। अब आप बोलो, अगर आप नॉर्मल ऑडिट कर रहे होते थे, फॉरेंसिक ऑडिट नहीं कर रहे होते थे, तो कैन आई से आप फोन कॉल यूज कर सकते हो एज एन एविडेंस व्हाइल हैविंग अ वर्ड विद द मैनेजमेंट? नो। अगर आपको मैनेजमेंट को बताना होता था, एक अपन एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, मान के चलो जो ओनर है उसको पता ही नहीं, जेन्युइनली पता नहीं उसको ये सब चल रहा है कि एक ही पार्टी से 3-3 कोटेशंस मंगाए जा रहे हैं, ऐसे इन शॉर्ट फ्रॉड टाइप ही हो रहा है, ये ओनर को पता ही नहीं है। आप ऑडिटर हो, आपको ये समझ में आ गया है कि ऐसे ऐसे हो रहा है एंड आपने मैनेजमेंट को बता दिया, तो कैन दिस एक्ट एज एन एविडेंस व्हाइल आई एम टॉकिंग टू द मैनेजमेंट? अमन सेज यस, अदर्स क्या लग रहा है? यस, ओके। द पर्पस ऑफ द कॉल इज टू बी इंडिकेटेड और द पार्टी, ओके ठीक है। सो बेसिकली कहना ये चाहती हूँ कि जब भी अगर मैनेजमेंट के साथ ही अगर कुछ डिस्कस करना है अपने को, तो मैनेजमेंट के सामने ये फोन कॉल बिल्कुल भी एज अ रिकॉर्डिंग यूज हो सकता है। क्यों? क्योंकि अपन को एक कोर्ट में वगैरह तो कहीं जाके प्रूव नहीं करना है ना। मैनेजमेंट वर्स्ट केस सिनेरियो क्या बोल देंगी कि ठीक है हमको और भी ज्यादा इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, ओके, बट मैनेजमेंट कैन एक्सेप्ट दैट एज एन एविडेंस बिकॉज हियर आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट इंटरनल पर्पस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। सो आई होप दोनों भी केसेस क्लियर है। ध्यान से सुनो एक बार फिर से। केस 1 क्या है? केस 1 था कि मुझे ये कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव करना था, तो कोर्ट ऑफ लॉ के लिए ये सब रूल्स आते हैं कि ये कटना नहीं चाहिए, इसमें पर्पस बताना चाहिए, लेकिन इंटरनल पर्पस के लिए मैं सिर्फ मैनेजमेंट के ध्यान में लेके आना चाहती हूँ कि देखो ऐसे ऐसे हुआ है, तो क्या मैं ये मैनेजमेंट को फोन कॉल बता सकती हूँ? क्या ये इसको एट फेस ले सकता है? क्वाइट अ बिग पॉसिबिलिटी कि मैनेजमेंट इसके ऊपर फिर आगे जाके एक्शन भी ले सकता है, ठीक है। तो इंटरनल पर्पस के लिए डेफिनेटली इट कैन बी यूज्ड एज एन एविडेंस। यहाँ तक कुछ डाउट है तो बोलो, नहीं है तो आगे जा सकते हैं। नहीं मैडम, कोई डाउट नहीं है, हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, परफेक्ट। तो मैं वापस से आपको मेरा प्रेजेंटेशन शेयर करूंगी, ठीक है। तो अभी अपने को व्हाट इज फॉरेंसिक ये तो पता चला है।
अभी अगर आपको एक अच्छा फोरेंसिक ऑडिटर बनना है तो ये बेसिक चीजें ध्यान में रखने की, आपको गुड ट्रेट्स इज लाइक गुड कैरेक्टरिस्टिक्स जो एक फोरेंसिक ऑडिटर के पास होनी चाहिए। सबसे पहले होता है कि इनकलकेट दैट हैबिट इन डे टू डे लाइफ, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, आपने ये वर्ड जरूर पढ़ा होगा, इंटरमीडिएट में भी आता है, फाइनल में भी आता है, ऐसे नंबर 200 में आता है। Yes. एंड किसी को कुछ याद है क्या था ये प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म? Habit of questioning anything. वेरी गुड। आपको हर एक चीज को एक क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए, आपका एक अलर्ट माइंड होना चाहिए, तभी आप एक अच्छे फोरेंसिक ऑडिटर बन सकते हो। एंड सेकंड इधर लिखा है कि बी अ गुड ऑब्जर्वर, कि कई बार ऐसे होता है कि हमने डॉक्यूमेंट देख लिया। अभी एक टीचर का क्या होता है बताती हूँ, जैसे मैं तो टीचिंग में अभी 2009 से हूँ, तो टीचर ने क्या किया, पेपर देखा, आंसर पेपर में देखने के बाद 2 सेकंड में पता चलता है कि कितना पढ़ाई किया है, कितना फेंका है इसने। Yes. ठीक है, तो ये टीचर को जैसे समझ में आता है। या फिर आपने आर्टिकलशिप के टाइम पे ये एक्सपीरियंस किया होगा कि आप इज्जत से पूरा ऑडिट खत्म कर लेते हो, एंड टुवर्ड्स द एंड जब आप बॉस को दिखाते हो, आपके प्रिंसिपल को जब ऑडिट का फाइल दिखाते हो, तो वो 2 मिनट देखता है फाइल एंड बोलता है कि अरे ये तुमने चेक नहीं किया क्या, एंड वो बराबर चीज अपने पकड़ी नहीं रहती है, जो सर पकड़ लेते हैं आपकी चीज को। Yes, हाँ, ma'am. ठीक है, ये क्यों होता है? बिकॉज उनकी आंखें तैयार हो चुकी होती है तब तक, आपके जो सर है मैम है उनको बराबर वो पकड़ में आता है कि हाँ ये इधर गड़बड़ है। सो इफ यू वांट टू बी अ गुड फोरेंसिक ऑडिटर, तो आपको डेफिनेटली एक गुड ऑब्जर्वर बनना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अभी मैं काम करती हूँ, आपको एक प्रैक्टिकल केस स्टडी बताऊं, मतलब एक डॉक्यूमेंट बताऊं आपको? Yes, ma'am. हाँ हाँ यस मैम बिल्कुल। एक मिनट, अभी इसके मैंने ऑब्वियसली जो ओरिजिनल इनवॉइस था वो आपके सामने नहीं रखा है, किसी को अगर कुछ नाम वाम पता होते थे तो गड़बड़ नहीं होना चाहिए करके, बट इसका थोड़ा सा मैंने नाम वाम थोड़ा चेंज करके इधर आपके सामने प्रेजेंट किया है। इज द स्क्रीन प्रॉपर्ली विजिबल? Yes, ma'am. यस मैम यस मैम। ठीक है, अभी मैं 2 मिनट रुक रही हूँ, आई एम नॉट स्पीकिंग एनीथिंग, ना कोई बोलेगा, आप 2 मिनट सिर्फ ये इनवॉइस देखो, एंड आपको इस इनवॉइस में कुछ गड़बड़ लगती है कि नहीं मुझे बताना है। ठीक है, पहले सिर्फ एक 2 मिनट ये भी समझ लो कि ये भव्यता लिमिटेड करके जो है ना, ये एक सप्लायर है। कस्टमर कौन है? दिशा लिमिटेड करके जो है वो कस्टमर है। आप किसका ऑडिट कर रहे हो? आप दिशा का ऑडिट कर रहे हो। यहाँ तक ओके? दिशा का आप ऑडिट कर रहे हो। दिशा ने भव्यता से कुछ मटेरियल परचेस किया। क्या मटेरियल परचेस किया? तो स्टील कंपोनेंट मिक्सर से कोई जो परचेस करे हुए। ये इधर ये डॉलर्स मैंने अभी जो मैंने बोला ऐसे मैंने डायरेक्टली इसको कॉपी पेस्ट नहीं किया है, मैंने उसमें जानबूझ के थोड़े थोड़े चेंजेस किए, तो ये डॉलर इग्नोर कर दो फॉर द टाइमिंग, इट्स एक्चुअली अमाउंट इन रुपीज ओनली। ओके, मैंने कुछ एक्सेल में चेंजेस करते वक्त तो डॉलर रह गया मेरे से। एंड ये टोटल है व्हाटएवर, यहाँ पे ऑब्वियसली सिग्नेचर नहीं है क्योंकि मैंने बोला ऐसे डायरेक्ट आपको ओरिजिनल इनवॉइस नहीं दिखाना था करके मैंने इसमें थोड़े चेंजेस किए। तो आप एक 2 मिनट के लिए ये इनवॉइस देखो, कोई भी आंसर डायरेक्टली मत करना, सबको 1-2 मिनट टाइम दे दो, एंड उसके बाद कुछ आपको गड़बड़ लगती है कि इसमें अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो डन, देख ले एक बार। लगी गड़बड़? लगी गड़बड़? किसको गड़बड़ लगी? आप अभी 1 बाय 1 आप बोल सकते हो। कुछ भी एक भी पॉइंट हो सकता है आपको भी अगर। अच्छा, सबसे पहले ये बात, मेरा एक थंब रूल है मेरा हमेशा, कोई भी ऑब्जर्वेशन होता है, खत्म। ये फालतू ऑब्जर्वेशन नाम का कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो कुछ भी ऑब्जर्वेशन लगा होगा आपको, आपने बताना है बस। मैम वो
हाँ बोलो। ऑथेंटिकेशन मिसिंग है। क्या मिसिंग है? ऑथेंटिकेशन, वो डायरेक्टर वगैरह के जो साइन होते हैं ना, हाँ वो नहीं है इसमें, उसका कोई मतलब जगह वगैरह भी नहीं दिख रही उसकी। ठीक है। अच्छा, मैंने बोला था कि जो ओरिजिनल इनवॉइस है वो तो मैं आपको दिखाना नहीं चाह रही थी, इसलिए अभी जस्ट सेशन के पहले मैंने फटाफट इसको एक्सेल में टाइप आउट कर लिया और इसका स्क्रीनशॉट लेके आपके सामने शेयर कर रही हूँ। तो इसीलिए ऑथेंटिकेशन मिसिंग है, ओरिजिनल इनवॉइस पे था, बट दैट इज अ करेक्ट ऑब्जर्वेशन। और कुछ? पेमेंट के टर्म्स कोई मेंशन नहीं है। पेमेंट के टर्म्स मेंशन नहीं है, ओके ठीक है। पेमेंट के टर्म्स कभी कभी लिखा रहता है पेमेंट टू बी डन विद इन 90 days और व्हाटएवर, ठीक है। अच्छा, विनायक गुलानी हैज रेज्ड हैंड। अभी विनायक यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ आल्सो। अब मैंने क्या करना होता है मुझे नहीं पता है, इफ यू आर रेजिंग हैंड। मैम jurisdiction मेंशन नहीं है। ज्यूरिसडिक्शन मेंशन नहीं है, ठीक है, ओके। अच्छा, अभी तक जितने भी पॉइंट बोले गए इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है? मतलब वुड इट लीड टू अ फ्रॉड की 90 डे पेमेंट टर्म नहीं है तो ये फ्रॉड टाइप लग रहा है? नहीं नहीं नहीं। और कुछ? Ma'am, is it rates respective to the size of the steel component mixers? वेरी गुड, दैट इज अ पॉइंट विच इज ब्रिंगिंग अ क्वेश्चन मार्क फॉर श्योर। क्योंकि अगर आपने देखा तो ये 28,000, अगर इफ एनीवन जस्ट ट्राई टू चेक इट ऑन द कैलसी, तो रेट्स में गड़बड़ हो रहा है। किसी ने चेक किया क्या है कैलसी पे? एलसी पे चेक नहीं किया, बट मैम 2 से दिख रहा है कि जो छोटे हैं लेकिन ज्यादा क्वांटिटी में उनका रेट्स कम आ रहा है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो जिसका रेट ज्यादा आना चाहिए था उसका रेट एक्चुअली कम आ रहा है, और जिसका रेट कम आना चाहिए था उसका रेट ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो गुड, तो दिस इज समथिंग जिसमें अभी इसको अपन फॉरेंसिक ऑडिट में बोलते हैं रेड फ्लैग। ओके, रेड फ्लैग मतलब क्या? समथिंग सीम्स टू बी गोइंग रॉन्ग। इन सिंपल वर्ड, सीआईडी के टर्म्स में दया कुछ तो गड़बड़ है, इज इक्वल टू रेड फ्लैग, ठीक है। तो ये इधर अपने को पहला रेड फ्लैग एक इंपॉर्टेंट मिल गया कि रेट्स में मिसमैच आ रहा है कुछ तो, ठीक है। और कुछ? भव्यता लिमिटेड बड़ा कंपनी है, ऐसे आप विजुअलाइज करो। प्राइवेट लिमिटेड नहीं है ना, सिर्फ लिमिटेड लिखा है, पब्लिक लिमिटेड है, बड़ा कंपनी है थोड़ा, जिसने दिशा लिमिटेड को कुछ गुड्स भेजे हैं। हाँ बोलो ललित। सर कंपनी भी फेक हो सकती है क्या? कंपनी का कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर भी नहीं मेंशन्ड है। ओके, कंपनी का सीआईएन मेंशन नहीं है, ठीक है, दैट्स अ वैलिड पॉइंट। वो मैं टाइप आउट करना भूल गई है, मेरी गलती है। ठीक है, और कुछ? नो मैम, अगर एक मिनट, अंशिका हैज रेज्ड देयर हैंड। बोलो अंशिका। Anshika, you can go on. Yes. Yes, ma'am. Ma'am, I think GSTN of both the parties is missing. क्या मिसिंग है बेटा? Ma'am, GSTN. GSTN, अच्छा इसका डेट देखो थोड़ा बिल का, इट्स 2016। तो 2016 में तो Okay, ma'am. Yeah. है ना, तो इधर नीचे वैट टिन Okay. लिखा है, देखो Yes. वैट या टिन चलता था पहले, तो वो है, Okay. ठीक है। ढूंढो दया, ढूंढो, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। the invoice is raised for supply of blending mixer parts. हाँ, वो तो इसमें कहीं आया ही नहीं है। सप्लाई फॉर ब्लेंडिंग मिक्सर पार्ट। अभी मिक्सर पार्ट में कुछ स्टील कंपोनेंट आ सकता है ना, बराबर ना? मिक्सर में कुछ स्टील कंपोनेंट आ सकता है, ये देखो लिखा है इधर, स्टील कंपोनेंट मिक्सर 8 इंच का, 8.5 इंच का, 6.5 इंच का, 7 इंच का। देखो मैंने इसीलिए बोला फॉरेंसिक ऑडिटर क्या होता है पता है, यू हैव टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स, तभी मजा आएगा। अगर आप एक नॉर्मल स्ट्रीमलाइन में देख रहे हो तो मजा नहीं आएगा, फिर आपको थोड़ा सा अलग हट के सोचने की कोशिश करो। चलो कोई और? ओ सॉरी, नो वन। एक मिनट, यहाँ पे किसी ने चैट में टाइप किया, चैट में क्यों टाइप कर रहे हो, बोलो डायरेक्टली। मोनिका,
वॉइस के थ्रू बोलो। मैम इन सब के रेट क्लोज हैं बहुत। रेट बहुत क्लोज है, ठीक है, ओके। Monica, if you have an access to mic, if you can tell your point. अपार जी हम अनम्यूट कर सकते हैं मोनिका को। मैम मैं कर रहा हूँ। ओके 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 मोनिका बोलिए बेटे, बोलिए, कहिए अपनी बात कहिए। अच्छा, मोनिका शायद नहीं बोल पा रही है, कुछ शायद माइक्रोफोन में गड़बड़ होगा उसके, बट शी हैज गिवन वन गुड आंसर इन द चैट बॉक्स, इसीलिए मैं उसको बोलने के लिए एनकरेज कर रही थी कि मेल आईडी ऑफ द कंपनी, उसने इतना ही लिखा है, मेल आईडी ऑफ द कंपनी। अब सब लोग मेल आईडी के ऊपर ध्यान दो, उधर कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या? देखो मैम वो कंपनी के नाम से होनी चाहिए थी ना, लेकिन वो है अमित के नाम से @gmail.com only। हाँ, तो अगर ये बहुत बड़ी कंपनी है तो ये @gmail.com होने का चांस है क्या? No ma'am, it should be like amit@bhavdalimited.com। करेक्ट। सो अगर आपने इवन मैम का अगर आपने ऑफिशियल ईमेल आईडी पूछा तो इट शुड बी @ICI समथिंग होगा ना, ठीक है। तो ऐसे ही होगा, आपका ऑफिशियल आईडी होगा तो @ करके डोमेन नेम से होता है। अभी फॉर एग्जांपल मेरा, ठीक है, पर्सनल छोड़ो जीमेल से है, लेकिन जो मेरा ऑफिशियल मेल आईडी है दैट्स rachana@rachanaranade.in, तो मेरे लेवल पे भी एक ईमेल आईडी मैंने डोमेन ले रखा है। तो इतना बड़ा अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो उनके पास डेफिनेटली अपना कुछ तो एक डोमेन होना चाहिए था। अब ये amit_c@gmail.com, तो ये अपने को थोड़ा सा फिशी लग रहा है, इतना बड़ा कंपनी जीमेल यूज करता है, कहीं कुछ दिक्कत है क्या? ठीक है, इधर ही और एक कुछ पॉइंट मिलता है क्या, बताओ आप सब लोग। आइडियली मेरे से 4 कदम आगे होने चाहिए टेक्नोलॉजी में, 2 मिनट में आपने पकड़ना चाहिए इधर कुछ गड़बड़ है क्या। और इसी मेल आईडी में, सिर्फ मेल आईडी में, मिलेनियल्स स्पीक। मैम इतनी शॉर्ट ईमेल आईडी आजकल जीमेल पे मिलना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता। आजकल पॉसिबल नहीं होता, हो पाता, अग्रीड, बट आइडियली अगर ये यहाँ पे एम्प्लॉय करके है तो काफी पहले ओपन कर रखा होगा शायद। ये भी पॉसिबल है। ये ईमेल आईडी जो है केयर ऑफ जिनके है उनके नाम से है, जबकि कंपनी के नाम पे होना चाहिए कंपनी का ईमेल आईडी। ठीक है, अच्छा ये और एक ऑब्जर्वेशन इन्होंने निकाला कि लेफ्ट हैंड साइड में जो कंपनी का एड्रेस है केयर ऑफ अमित, वही अमित का इधर तो नहीं आ रहा ना, तो ये एक अगेन एक रेड फ्लैग है कि ये जिनके नाम पे ये एड्रेस का है उन्हीं का कुछ ईमेल आईडी तो नहीं है ना। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेफिनेटली। एक लास्ट पॉइंट इसमें था, ईमेल आईडी में ही वापस कोई डिजिट नहीं है, डिजिट नहीं है, ठीक है, ओके। और अंडरस्कोर, जी मैडम ने सही आंसर बताया है, मैडम ने। नहीं मैंने क्या नहीं बताया, चैट में पढ़ के बताया है मैंने। वेरी गुड, बट दैट इज द करेक्ट आंसर कि Gmail does not allow underscore in Gmail addresses। आप कोई भी Gmail एड्रेस देखो, आप फॉर एग्जांपल मेरा पढ़ के डॉट रचना है, आप डॉट करके हो सकता है, बट अंडरस्कोर सिर्फ याहू में आता है। ओके हाँ, तो देखो ये देखो कितना छोटा सा पॉइंट है, लेकिन क्या ये एक फोरेंसिक ऑडिटर के लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट करके सामने आ सकता है। यार ये इतना बड़ा लिमिटेड कंपनी बोल रहे हैं खुद को, एंड एक किसी पर्सनल एम्प्लॉय के नाम से इनका ईमेल आईडी है, ऑन टॉप ऑफ दैट ये ईमेल आईडी भी कम। अच्छा, क्या ये सिर्फ मेरे को डाउट आ रहा है कि ये गलत है, या ये क्लियर कट ऑन फेस ही गलत है? ये क्लियर कट ऑन फेस ही गलत है, क्लियर कट ऑन फेस गलत है, क्योंकि अंडरस्कोर सी हो ही नहीं सकता है। ठीक है, और इतने बड़े लिमिटेड कंपनी वाले ये नहीं बोलेंगे अरे वो जरा प्रिंटिंग एरर हो गया, टाइपो हो गया, ऐसे आइडियली बड़ी कंपनी तो नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। तो इट मीन्स दैट शायद भवेदा लिमिटेड इतना बड़ा कंपनी है ही नहीं, दे आर फेकिंग आउट टू बी अ बिग कंपनी, या फिर ये कंपनी शायद एग्जिस्ट भी नहीं करता होगा। कई सारे इसमें पॉसिबिलिटीज आ सकते हैं। ठीक है, और एक इधर अगर आपने देखा तो और एक आई वुड टेल यू वन मोर पॉइंट विच इज अगेन इंपॉर्टेंट, कि जैसे किसी ने पॉइंट ऑफ किया था कि केयर ऑफ, एक तो लिमिटेड कंपनी आप केयर ऑफ एड्रेस दे रहे हो, ये भी एक बहुत मतलब अजीब सा बात है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखा है, देखो लैंडलाइन नंबर भी होने है ना। तो अगर आप इतनी बड़ी कंपनी के बारे में बात कर रहे हो तो मोबाइल नंबर होना अगेन बहुत अजीब सा लग रहा है इसमें। तो आइडियली मोबाइल नंबर नहीं होना चाहिए था, लैंडलाइन नंबर होना चाहिए था, राइट। तो ऐसे
देखो अभी इसमें मैंने कुछ ऐसे भयंकर बताया क्या कि अरे बाप रे तो इतना डिफिकल्ट है, हम कभी इतना डाइजेस्ट भी नहीं कर पाएंगे, ऑब्जर्व नहीं कर, ऐसे कुछ नहीं है ये। फॉरेंसिक ऑडिटर, अगर आप एक अच्छा फॉरेंसिक ऑडिटर बनना चाह रहे हो तो आपका ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत सही होना चाहिए। आप सिर्फ देख के आपको समझ में आना चाह रहे इधर कुछ गड़बड़ है उधर कुछ गड़बड़ है, तो द मोमेंट यू आर एबल टू डेवलप दैट इन योरसेल्फ, देन डेफिनेटली आप एक और भी एक नेक्स्ट लेवल फॉरेंसिक ऑडिटर आप बन सकते हो। ठीक है, सो आपको आई होप ये वाला पॉइंट समझ में आ गया कि व्हाट डू यू मीन बाय बीइंग अ गुड ऑब्जर्वर। ठीक है, तो बोलने के लिए तो देखो कितना छोटा सा पॉइंट है, यू हैव टू बी अ गुड ऑब्जर्वर, बट मैंने कहा चलो एक अगर आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताए तो शायद आपको इसका और ज्यादा अच्छे से अप्रिशिएट हो जाएगा दैट व्हाट डू आई मीन बाय बीइंग अ गुड ऑब्जर्वर। ठीक है, अब एक फोरेंसिक ऑडिट एंड फ्रॉड डिटेक्शन करके अपना होता है, तो एक टू जस्ट गो ऑन, एक फ्रॉड का मीनिंग क्या होता है ये भी अपने को पता होना चाहिए, क्योंकि इधर भी काफी सारे लोग गड़बड़ खा जाते हैं कि देखो हम क्या बोलते हैं, फॉरेंसिक ऑडिटर क्या करता है, फॉरेंसिक ऑडिटर फ्रॉड है कि नहीं है पकड़ने में मदद करता है। एंड मैंने बोला ऐसे जरूरी नहीं कि फ्रॉड होने के बाद ही जाना चाहिए, इट कैन बी लाइक अ प्रिवेंटिव और अ डिटेक्टिव थिंग, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। बट फ्रॉड है क्या ये भी अपने को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या लिखा, देखो स्टेटमेंट मस्ट बी फॉल्स। ओके, आपने ये इंटरमीडिएट में भी पढ़ा होगा, देखो ऑडिटिंग में कि फ्रॉड एंड एरर में फर्क क्या होता है। कैन एनीवन टेल मी अ वेरी बेसिक डिफरेंस? Yes, ma'am. Error, ma'am. Fraud is intentional, while error is not intentional. करेक्ट करेक्ट, एब्सोल्युटली। सो यहाँ पे जो आपने अभी बोला कि ये बहुत सही है, थर्ड लाइन में लिखा है मैंने, देखो कि देयर इज एन इंटेंट टू डिसीव द विक्टिम। इंटेंशन बहुत जरूरी होता है फ्रॉड में, कि अगर इंटेंशन है कि सामने वाले को डिसीव करना माने चीट करना है, तो ये फ्रॉड के डेफिनेशन में आ सकता है। ठीक है, सो देखो क्या क्या पॉइंट्स है डेफिनेशन ऑफ फ्रॉड में। सबसे पहले तो हमने बोला कि स्टेटमेंट फ्रॉड तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होना चाहिए। फिर बोला कि इंडिविजुअल मस्ट नो दैट द स्टेटमेंट इज अनट्रू। अनट्रू इज ऑब्वियसली अगेन फॉल्स ही होना चाहिए। इंटेंशन होना चाहिए, जानबूझ के क्या होना चाहिए, तभी ये फ्रॉड माना जाएगा। विक्टिम रिलाइड ऑन द स्टेटमेंट, जो सामने वाले ने मुझे बताया ये ऐसे है या ऐसे नहीं है, आई रिलाइड ऑन दैट, तो आई एम द विक्टिम, आई रिलाइड ऑन दैट। एंड लास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें मेजोरिटी लोग गड़बड़ खा जाते हैं, लिखा है कि विक्टिम इज इंजर्ड फाइनेंशियली और अदरवाइज। ठीक है, अब ये फाइनेंशियली और अदरवाइज मतलब क्या जरूरी है कि मेरे ऊपर किसी ने फ्रॉड किया बट मुझे नुकसान मॉनेटरी टर्म्स में कुछ नुकसान ही नहीं हुआ, तो क्या फिर भी ये फ्रॉड हो सकता है क्या? एनी आइडिया? किसी ने मुझे चीट करने की कोशिश की, मैं चीट भी हो गई, लेकिन मुझे कुछ मॉनेटरी नुकसान नहीं हुआ, तो क्या ये फिर भी फ्रॉड कहलाएगा क्या? मैम मेंटली भी तो हो सकता है ना वो, मतलब लॉस। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। सो दैट इज एग्जैक्ट, सो कॉल्ड इन हिंदी मानहानि का दावा। हाँ ओके ठीक है, बिल्कुल रेपुटेशन का सवाल हो सकता है डेफिनेटली। तो ये एक फाइनेंशियली और अदरवाइज में आ जाता है। ठीक है, सो ये इसमें मैंने बोला ऐसे काफी सारे लोग अदरवाइज गड़बड़ खा जाते हैं कि फ्रॉड का मीनिंग क्या है करके, बट आई थॉट कि आई शुड बी टेलिंग दिस टू यू कि लास्ट पॉइंट इज आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल लॉस हो या फिर अदरवाइज लॉस हो। आपको इसका एक छोटा सा एग्जांपल फटाफट एक 2-3 मिनट में बता देती हूँ। एक डीएलएफ कंपनी सुना आपने? यस मैम। क्या करता है डीएलएफ कंपनी? फ्लैट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन इज अ बेटर वर्ड। कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा फर्क आता है, सही है क्या? यस मैम। कंस्ट्रक्शन जनरली बिल्डिंग्स, रेसिडेंशियल हो, ऑफिस, कमर्शियल हो, बिल्डिंग्स होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका ब्रिज आ गया, रेलवे आ गया, रोड्स आ गए, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आ जाता है। ठीक है, डीएलएफ मेजरली तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में है। ठीक है, अब डीएलएफ का आईपीओ आया था, इनका आईपीओ आया था 2008 में, एंड तब मैं सीए फाइनल में थी जब इनका आईपीओ आया था तब। एंड तब ऐसे बोला जा रहा था कि शायद ये इशू ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा। अब तब ऐसे था कि एक रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर ज्यादा से ज्यादा आईपीओ में 1 लाख रुपए डाल सकता है। ठीक है, 1 लाख रुपए के ऊपर डालना अलाउड नहीं था। ऐसे काफी बोला जा रहा था कि मोस्ट प्रोबेबली ये 10 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा। ऐसे रूमर्स फ्लोट हो रहे थे, आप बोल सकते हो। 10 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब मतलब क्या होगा, कौन मुझे बता सकता है क्या? मतलब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? हाँ, प्रीमियम पे खुलेगा काफी ज्यादा। हमारा जब शेयर, जिस दिन शेयर लिस्ट होगा उस दिन काफी ज्यादा प्रीमियम पे खुलेगा, और जितनी हमारी एप्लीकेशंस होंगी उससे 10 टाइम्स बिड उसके लिए डलेंगी। हाँ ठीक है, और मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, या कितना मिलेगा, मिला तो भी रफली इसका प्रोराटा 1/10।
करेक्ट। तो रफली प्रोरेटा, तब प्रोरेटा ही चलता था, आजकल प्रोरेटा नहीं, लॉटरी सिस्टम चलता है। ये क्या है क्या नहीं अभी अपन बात नहीं करेंगे, अदरवाइज मैं थोड़ा स्टॉक मार्केट में घुस जाऊंगी फिर। तो अभी एक आप तो आप अभी ऐसे आप विजुअलाइज कर सकते हो कि इसका ना प्रोरेटा अलॉटमेंट हो जाएगा 1/10 टाइप्स। ओके, अब जब मैं सीए फाइनल में थी तब मुझे याद है कुछ आर्टिकलशिप से ही ऐसा थोड़ा बहुत सेव किया हुआ, 10-12 हजार रुपए था मेरे पास। तो मैंने कहा चलो ये 10,000 अपने को इसको डीएलएफ में इन्वेस्ट करेंगे अपन। तब कुछ अकल नहीं थी इन्वेस्ट कैसे किया जाता है क्या होता है। मैंने कहा चलो 10,000 पूरा अपन इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। बट अगर मैं 10,000 का बिड डालती थी तो मेरे को शेयर मिलना तो एज गुड एज मुश्किल था। तो मैंने कहा यार कहीं से अगर 1 लाख का इंतजाम हो जाए, तो 1 लाख के लिए मैं आईपीओ के लिए एप्लीकेशन डाल दूंगी। एनीवेज मिलना तो मुझे 1/10 ही है, तो 10,000 मेरे को शेयर अलॉट हो जाएंगे, बाकी 90,000 तो मैं रिटर्न कर दूंगी। अब मेरे को कोई देने वाला तो था नहीं। ऐसे टाइम पे अपन इमोशनल ब्लैकमेल किसको कर सकते हैं? मम्मी को। हाँ हाँ ठीक है ना। तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी मेरे को पैसे चाहिए। तो मम्मी ने बेचारी ने उसका पर्स निकाला, मेरे को बोला बेटा कितना पैसे चाहिए? मैंने कहा 1 लाख रुपए। मम्मी बोली चलो आज डॉक्टर के पास जाते हैं अपन। तो मम्मी बोली कि तू पागल वागल तो नहीं हो गई ना, 1 लाख रुपए ऐसे मांग रही है जैसे 10 रुपए 12 रुपए मांग रही है। मैंने कहा फिर बेचारा, माय मॉम कम्स फ्रॉम अ नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड, बेचारे को आईपीओ क्या और क्या ये सब कुछ पता नहीं था। मैंने उसको ऐसे ही समझा दिया मम्मी ऐसे होता है वैसे होता है, आपको आपका 1 लाख रुपए मैं 10 दिन में लौटा दूंगी, उससे ज्यादा दिन लगना नहीं। क्योंकि देखो लॉजिकली क्या होगा, एप्लीकेशंस डालेंगी, ओवर सब्सक्राइब होगा, रिफंड आएगा, रिफंड आने के बाद तो मेरे पास 10,000 तो है, मैं उनको रिफंड का अमाउंट पूरा दे दूंगी। तो मैंने उनको समझा दिया, बेचारी ने मेरे ऊपर भरोसा रख दिया, मेरी मम्मी ने, उसने दे दिया मेरे को 1 लाख रुपए। अच्छा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई कम फ्रॉम अ नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली। ऐसे नहीं कि घर में लैम्बोर्गिनी पोर्श ये सब पड़ी हुई है एंड मम्मी बोल रही है हाँ बेटा ले लो 1 लाख रुपए कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा वाला सीन नहीं है। तो एकदम नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती, तो 1 लाख बहुत बड़ा अमाउंट है ऐसे डायरेक्टली मेरे को देने के लिए, ठीक है। तो फिर भी बेचारी ने उसकी सेविंग से कहीं ना कहीं 1-2 एफडी निकाल के मेरे को दे दिया एंड मैंने आईपीओ में अप्लाई कर दिया डीएलएफ के, ठीक है। अब जिस दिन डीएलएफ का एप्लीकेशन बंद हो गया तब न्यूज फ्लोट हो गई कि डीएलएफ इशू गेट्स अंडर सब्सक्राइब्ड। अब इसका इम्प्लीकेशन कौन बता सकता है? अंडर सब्सक्राइब हो गया तो क्या हो जाएगा? जितने के लिए आपने अप्लाई किया है सारे आपको मिल जाएंगे। गए 1 लाख। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है, दूसरी मुस्कान बोल रही है कि गए 1 लाख आपके। सेकंड पॉसिबिलिटी इज आल्सो दैट कि शेयर डिस्काउंट पे ओपन हो। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो जब मैंने सुना कि हे भगवान एक ये तो अंडर सब्सक्राइब हो गया तो मर गए, अभी कैसे होगा मेरा? मम्मी को बताया नहीं। मैंने कहा मम्मी को बोला पता नहीं कुछ रिफंड में शायद थोड़ा देर हो रही है, मैं बताऊंगी आपको जैसे ही रिफंड आ जाता है। अच्छा तब लिस्टिंग होता था रफली एप्लीकेशन खत्म होने के रफली 20 दिन बाद। इतना बड़ा टाइम प्रोसेस चलता था पहले। ओके आजकल ये बिकॉज ऑफ गुड यस डीमैट है या फिर कई सारी अभी एडवांस चीजें हो रखी है, तो अभी जनरली 10 दिन 12 दिन के अंदर हो जाता है ये प्रोसेस कंप्लीट। तो 20 दिन रफली आई एम हैविंग स्लीपलेस नाइट्स की यू कैन इमेजिन। सीए स्टूडेंट है, सीए फाइनल स्टूडेंट है जिसका आर्टिकलशिप का स्टाइपेंड 2,500 है, वो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके बैठा है। अभी कैसे रिटर्न करेगा ये पैसे? अगर ये डिस्काउंट पे खुल जाता है तो क्या होगा? मैं तो पागल हो गई थी। जिस दिन आईपीओ लिस्ट होने वाला था आई रिमेम्बर मैं क्लाइंट प्लेस पे थी, मैंने मेरे सभी जूनियर्स को बता के रखा था। आई वाज इन माय 3rd ईयर ऑफ आर्टिकलशिप एट दैट टाइम। मैंने मेरे सभी जूनियर्स को बताया था कि कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा मुझे, मेरे पास कोई आएगा नहीं, मार खाएगा अदरवाइज। क्योंकि तभी मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैं और मेरा लैपटॉप ऐसे हम दोनों बैठे थे। एंड जब इसका लिस्टिंग हुआ डीएलएफ आईपीओ का, तब उसका इशू प्राइस कुछ तो था 550 के आसपास, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट फिगर, बट 550 रुपए के आसपास कुछ इशू प्राइस था इसका। अब ये लिस्ट हो गया 557 पे, ठीक है। सो 7 रुपए प्रीमियम पे लिस्टिंग हो गया इसका। मैंने कहा यार छोड़ो सब, प्रीमियम पे आया 7 ही रुपए सही, लेकिन प्रीमियम पे है ना, सब बेच डालो एट वन शॉट। पूरे शेयर्स बेच दिए मैंने एक झटके में। एंड इन दैट एंटायर प्रोसेस मेरे को 2,000 रुपए मिला भी है। ओके मम्मी को लौटाया। फिर उसके बाद मैंने मम्मी को पूरा बोल दिया मम्मी ऐसे ऐसे हुआ था। एंड मैंने बोला अगर अगली बार मैंने 1 लाख रुपए अगर तुमसे मांगे मेरे को एक झापड़ लगाना। मैंने मम्मी को इंस्ट्रक्शन देके रखा था 1 लाख रुपए देना मत अभी इसके बाद। सो एक बिग लर्निंग एकदम शुरुआत में मेरी इन्वेस्टिंग की कि कभी भी इन्वेस्ट करोगे तो खुद के पैसे से इन्वेस्ट करना है, खुद की सेविंग से इन्वेस्ट करना है, ना कि दूसरे की सेविंग से कभी इन्वेस्ट करना है। ये काफी पहले एक लेसन मिल गया इन्वेस्टिंग में। सो तब तो मैंने बोला कुछ भी हो जाए डीएलएफ में इन्वेस्ट नहीं करूंगी। रफली 1 साल चला गया। 1 साल के बाद मेरी एक फ्रेंड मेरे को मिली, बोली रचना वो तूने डीएलएफ में कुछ तो इन्वेस्ट किया, क्या हो गया उसका? मैंने कहा नाम मत लो डीएलएफ का मेरे सामने बिल्कुल भी। तो बोले क्या हो गया? वो तो शेयर का तूने भाव देखा कि नहीं? मैंने कहा नहीं देखा। क्यों क्या हो गया?
तो ये हुआ भी रफली 1150 रुपए हो गया। ओके अच्छा, ये एक डेढ़ साल के अंदर की बात है, ठीक है। मैंने कहा अब ये जितना दुख होता है ना, ये कहीं पे भी नहीं होता है। दिस इज द लॉस ऑफ प्रॉफिट का दुख, कि अगर मैं उसको होल्ड करके रखती थी तो क्या लिव। सो देन यू कैन इमेजिन कि मैं जस्ट सीए पास आउट हूँ, ओके आई क्लियर्ड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, जस्ट पास आउट हूँ, एंड आप इमेजिन कर सकते हो कि 1 लाख के ऊपर 1 लाख का प्रॉफिट, ऐसे सीन हो जाता था फिर। तो ये बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। मैंने कहा यार ये नसीब में ही नहीं है मेरे स्टॉक, चलो छोड़ दो। फिर 3-4 साल और चले गए। मैं सीए के स्टूडेंट्स को भी पुणे में भी पढ़ाती हूँ। ऑफ कोर्स फिलहाल तो कोरोना है, इसके चक्कर में कुछ लाइव बैचेस नहीं चल रही है, बट अदरवाइज यहाँ पे एक एक्सपर्ट एकेडमी करके है जहाँ पे मैं पढ़ाती हूँ। तो उसके जो ओनर है सुशील भंडारी सर, तो मैं उनके साथ बात कर रही थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे कुछ तो हमारा आईपीओ का ही टॉपिक चल रहा था। तो मैंने कहा सर आपने आईपीओ डीएलएफ के बारे में सुना है क्या? तो सुशील सर मेरे को बोल रहे कि डीएलएफ का नाम मत लो। मैंने कहा ये क्या हो गया, ये क्यों बोल रहे हैं डीएलएफ का नाम मत लो? मैंने कहा कुछ गड़बड़ हो गया क्या सर? तो सर बोले 1150 के आसपास मैंने परचेस किया था ये शेयर, ओके। एंड जब मैंने तब उसका लेटेस्ट करंट मार्केट प्राइस जब देखा तो इट वाज ट्रेडिंग अराउंड 280 रुपीस। Now it is 161. Exactly. Now it is even below that. It is almost 161. ठीक है। अब देखो ये दिक्कत क्या हो गई, ये इतना बड़ा फॉल आया ही क्यों? क्योंकि एक सेबी का इन्वेस्टिगेशन चालू हो गया कंपनी के ऊपर, एंड जब इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया तब उनको पता चला कि इन्होंने प्रोस्पेक्टस में, सब बच्चे प्रोस्पेक्टस समझते हैं, आईपीओ के टाइम पे प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है आपको, तो प्रोस्पेक्टस में कई सारे डिस्क्लोजर्स देने होते हैं आपको, एंड डिस्क्लोजर्स में जो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज थी वो उन्होंने ढंग से डिस्क्लोज नहीं करी थी। इनके अगेंस्ट कई सारे केसेस चल रहे थे जो इन्होंने आधे अधूरे डिस्क्लोज किए थे, फुल डिस्क्लोजर दिया ही नहीं था। अच्छा आपको क्या लगता है क्यों फुल डिस्क्लोजर नहीं दिया रहेगा कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज का? अगर हैवी लायबिलिटीज है, हैवी कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज है, हैवी कोर्ट केसेस है, तो वैल्यूएशन अच्छा मिल पाता था क्या कंपनी को? नो, नहीं मिल पाता था। पेट्रोलाइज हो जाते तो फिर कंपनी का जो आगे फ्यूचर है वो सब बेकार हो जाता है। एग्जैक्टली। तो इसी कारण उन्होंने कई सारे उनकी कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, कॉन्टिंजेंट क्लेम्स जो है वो बताए नहीं थे। एंड जब सेबी को कहीं ना कहीं कुछ इन्फॉर्मेशन मिला, कोई इन्वेस्टिगेशन चालू हो गया, उसके बाद इनको पता चला ओहो इन्होंने तो ये जानबूझ के बताया नहीं है, ओके। एंड जब ये मार्केट में बात सामने आई तो उस दिन से ये शेयर गिरना चालू हो गया। फिर पता चला कि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन और ही बेकार है, जितनी बैलेंस शीट पीएनएल में दिख रही है उससे कई ज्यादा बेकार है। फिर सेबी ने एज अ पनिशमेंट इनके जो प्रमोटर्स थे इनको 3 साल का बैन लगाया मार्केट में, कई सारे बातें हो गई उसके बाद, ठीक है। सो इस पूरे चक्कर में किसका हाल बेहाल हो गया बोलो? इन्वेस्टर का, ठीक है। अब इन्वेस्टर के ऊपर अब आप बोलो, इस केस में इन्वेस्टर मैं भी थी, मेरे सर भी थे, ठीक है। अब क्या हम दोनों के ऊपर फ्रॉड हुआ कि नहीं हुआ? आपको क्या लगता है? वर वी डिफ्रॉडेड बाय द कंपनी? Yes, kind of. Yes. If you are still not sure, yes, kind of क्यों बोल रहे हो? क्योंकि अब देखो, अगर आप यहाँ से yes, चैट बॉक्स में कई सारे लोग yes बोल रहे हैं, अब इसीलिए ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। फटाफट बोलो, क्या स्टेटमेंट फॉल्स था? क्या कॉन्टिंजेंट क्लेम्स जो बताए थे वो जेन्युइन बताए थे या नहीं बताए थे? नहीं बताए थे, करेक्ट। तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स था। क्या द इंडिविजुअल मस्ट नो दैट द स्टेटमेंट इज अनट्रू? यहाँ पे ये इंडिविजुअल है प्रमोटर, ठीक है। प्रमोटर को पता था ना कि वो जानबूझ के ऐसे अनट्रू स्टेटमेंट दे रहा है, तो प्रमोटर को तो पता है। यस। थर्ड, देयर इज एन इंटेंट टू डिसीव द विक्टिम। क्या इंटेंशन था या गलती से था? इंटेंशनली था ये, तो ये थर्ड पॉइंट भी सेटिस्फाई हो गया। चौथा, चलो विक्टिम रिलाइड ऑन द स्टेटमेंट। कौन है विक्टिम? इधर आपके सामने बैठा हुआ है ना? तो विक्टिम रिलाइड ऑन द स्टेटमेंट कि मुझे लगा यार अच्छा खासा है तो चलो इन्वेस्ट कर लेंगे। एंड विक्टिम इज इंजोर्ड फाइनेंशियली और अदरवाइज। क्या मैं फाइनेंशियली इंजोर हुई थी क्या? नो नहीं, मेरे को तो 7 रुपए पर शेयर का प्रॉफिट हुआ था। बट फिर ये मेरे लिए इंजोरी कौन सी आ गई? स्लीपलेस नाइट्स। 20 sleepless nights। सही है ना? तो ये डेफिनेटली मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात हो गई थी। तो अब देखो, ये 5 पॉइंट्स अभी हमने 1 by 1 बोले। अब मैं वही क्वेश्चन रिपीट करती हूँ, क्या ये फ्रॉड था, हाँ या नहीं? यस, क्या ये फ्रॉड था या नहीं? यस फॉर श्योर। इसीलिए तो अपने को ये सभी एक करके अपन ने चेक किए, राइट? सो दिस इज डेफिनेटली अ फ्रॉड, नो डाउट अबाउट दैट।
सो कई बार क्या होता है, देखो फॉरेंसिक ऑडिट तो आप कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये फ्रॉड है कि नहीं, इधर से ही पूरा जर्नी चालू हो जाता है. सो अपने को हर एक एंगल को एक ध्यान से देखना चाहिए. एंड दैट इज हाउ, मतलब ये आज तो मैंने फॉरेंसिक ऑडिट कैसे करते हैं, इनके टेस्ट क्या होते हैं, क्या क्या प्रोसीजर्स लगाए जा सकते हैं, इतना डेप्थ में तो अपने को जाना ही नहीं था आज. मैंने कहा चलो एक बेसिक इंट्रोडक्शन तो दे देते हैं कि होता क्या है ये फॉरेंसिक ऑडिट. सो हमने एक्चुअली चालू किया सिर्फ कि फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड फॉरेंसिक ऑडिटिंग, इसमें कुछ फर्क है क्या. फिर हमने बोला फॉरेंसिक, ये सिर्फ इंडिविजुअल, इस वर्ड का मीनिंग क्या है, फॉरेंसिक समथिंग व्हिच कैन बी यूज्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ. फिर हमने बोला कि कोर्ट ऑफ लॉ का इतना बड़ा क्या रिलेवेंस है, क्या हर एक एविडेंस कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं यूज हो सकता है क्या. तो जैसे मैंने आपको एक फोन कॉल रिकॉर्डिंग का एग्जांपल दिया कि ये तो कोर्ट ऑफ लॉ में यूज शायद नहीं भी हो सकता है, राइट. उसके बाद हमने बोला कि जब भी अपन फॉरेंसिक ऑडिट कर रहे हैं एंड एक अच्छा फॉरेंसिक ऑडिटर अगर अपन बनना चाहते हैं तो अपने पास एक गुड ऑब्जर्वेशन स्किल्स होने चाहिए, करेक्ट. एंड उसके लिए अपन ने केस स्टडी भी लिया कि कैसे गुड ऑब्जर्वेशन स्किल्स हो सकते हैं अपने. एंड एंड में अपन ने अभी बोला कि ठीक है फॉरेंसिक ऑडिटर तो बन गया, लेकिन अपने को चेक क्या करना है, चेक तो करना है फ्रॉड. तो फ्रॉड क्या है ये आज हमने अभी जान लिया है कि इसको भी एक अच्छे एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने बताना चाहा कि एग्जैक्टली फ्रॉड होता है कि फ्रॉड है कि नहीं, ये पता भी कैसे चले, इसके लिए एक छोटा एग्जाम्पल दिया. तो आई होप आप सबको, ये मेरा 1 घंटा हो चुका है वैसे ऑलमोस्ट. सो आई थॉट कि 4-5 मिनट और लास्ट की बंडे कुछ डाउट्स है तो अपन ये लास्ट 5 मिनट्स ले सकते हैं. स्टूडेंट्स को अगर कोई डाउट हो तो मैडम से पूछ सकते हैं. वैसे मैडम आपके डेलिब्रेशन इतना बिल्कुल रहता है ऐसा कि उसमें कोई डाउट ही नहीं रहता. हम लोग तो खुद आपसे पढ़ चुके हैं फ्रॉड, जब हमने FAFD कोर्स किया. जी जी. अच्छा, शायद किसी को कुछ ज्यादा डाउट नहीं है ऐसा लग रहा है, या फिर कनेक्शन तो नहीं, आइदर और कुछ तो है. मैम एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप ILFNS के अंदर जो हुआ था वो हम सबको थोड़ा बताएं. अरे बाप रे, ILFS का तो बहुत ही बड़ा है, उसमें मुझे और आधा घंटे की जरूरत है. बट I'll try to make a YouTube video on that maybe. जैसे अभी किसी ने शायद बोला था कि मेरे जब इंट्रोडक्शन दिया था तो बताया ही था कि मेरा YouTube चैनल है. तो सब लोग आप मेरा एक बार, अगर आपको स्टॉक मार्केट में डेफिनेटली इंटरेस्ट है अगर, तो आप मेरा चैनल चेकआउट कर सकते हो मेरे ही नाम से, CA रचना रानडे करके चैनल है मेरा. एंड उसमें एवरी वेडनेसडे एंड एवरी सैटरडे एट 8 PM मैं वीडियो रिलीज करती हूँ. जैसे परसों ही मैंने एक आइशर मोटर्स के ऊपर एक वीडियो रिलीज किया था. भले ही आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, यू बीइंग CA स्टूडेंट्स, आई थिंक यू शुड बी वाचिंग द चैनल, यू शुड बी वाचिंग कंटेंट ऑन स्टॉक मार्केट. क्यों बताती हूँ मैं आपको, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप CA हो गए तो एक नॉर्मल जनता जो होती है ना, उनको लगता है कि आप CA हो मतलब आपको स्टॉक मार्केट का पूरा नॉलेज है. एंड अनफॉर्चुनेटली ये नहीं होता है. कई सारे CAs ऐसे हैं कि जिन्होंने आज तक लाइफ में इन्वेस्ट भी नहीं करा होगा, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया होगा लेकिन डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करा होगा. ऐसे कई सारी CAs है. तो पूछते हैं लोग कि आपको क्या लगता है स्टॉक मार्केट किधर जाएगा, तो एक कॉमन आंसर फिर बोल सकते हैं अपन, क्या पता, बहुत वोलेटाइल है, देखना पड़ेगा अभी, क्योंकि किसी को भी पता ही नहीं है ना कि क्या रीजन है, क्या है, क्यों ऊपर जाएगा, क्यों नीचे जाने के चांसेस है, राइट. नो वन कैन प्रेडिक्ट, बट एटलीस्ट हमने ये बोलना चाहिए कि मेरे हिसाब से ये आइडियली ऊपर जाएगा क्योंकि, या फिर मेरे हिसाब से आइडियली नीचे जाएगा क्योंकि. अपन इसको रीजन आउट तो करने आना चाहिए. एंड जब भी मैं यूट्यूब पे वीडियोस डालती हूँ, पूरा उसका मतलब कुछ ना कुछ P&L का कुछ बताऊंगी, बैलेंस शीट का कुछ बताऊंगी, मैनेजमेंट एनालिसिस का कुछ बताऊंगी. तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो वैल्यू एडिशन मेरे हिसाब से होते रहेगा आपको. तो मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरफ भी बोल सकती हूँ कि सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ये भी बोल सकती हूँ मैं वैसे, बट चॉइस आपकी है. तो आपको अगर और नॉलेज चाहिए तो आप ये डेफिनेटली वॉच कर सकते हैं. ओके मैडम, थैंक यू. यस, आपका जो डेलिब्रेशन था बहुत अच्छा रहा और हमारे साथ बाकी पैनलिस्ट भी जुड़े हुए हैं. साक्षी. Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you, Thank you Sakshi. so much, ma'am, so for this wonderful deliberation. Now I would like to request Shivam Agarwal to deliver the vote. शिवम को थैंक यू नहीं बोलना है मेरे को. मैं आ गया.
बेटा आवाज शिवम, नहीं आ रही है आपकी। You are not audible, Shivam. I, on behalf of Sikasa, would like to thank ma'am for delivering such a wonderful speech. I hope we all have learned so much from her. Actually, I'm a constant follower of yours. I do watch all of your videos and I really like them. Just want you to know that. And I would like to thank Rika Mittal ma'am, Chairperson Agra Branch, CA Rakesh sir, special and other dignitaries as well. Thank you. Thank you so much for joining. थैंक यू शिवम। आपने जो इतना टाइम दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू मैडम। माय प्लेजर, मजा आ गया, मुझे भी मजा आ गया। थैंक यू।